तो पहला प्रश्न है, हाल ही में प्रकाश मान सिंह किस देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? तो नेपाल सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्रकाश मान सिंह। और दोस्तों नेपाल, तो भारत और नेपाल के बीच प्रत्येक वर्ष सूर्य किरण सैन्य अभ्यास होता है। और भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी बनाती है सीमा? तो भारत और नेपाल के बीच बनाती है काली नदी सीमा दोस्तों। नेपाल में ही दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, और माउंट एवरेस्ट को नेपाल में कहते हैं सागर माथा, जबकि माउंट एवरेस्ट को तिब्बत में कहते हैं कोलोलंगमा दोस्तों। और माउंट एवरेस्ट को पृथ्वी का तीसरा ध्रुव के नाम से भी जानते हैं। तो आइए अब हम जानते हैं नेपाल के बारे में। नेपाल की राजधानी है काठमांडू। नेपाल की करेंसी है नेपाली रुपी। नेपाल के प्रेसिडेंट हैं रामचंद्र पौडेल। और नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो केपी शर्मा ओली है। नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है? तो पोखरा। नेपाल की पर्यटक राजधानी क्या है? पोखरा है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय इंद्रधनुष सम्मेलन जो हुआ था ये काठमांडू में हुआ था। और नेपाल भारत के साथ मिलकर के भारत के सहयोग से मानुल उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बिहार के किस जिले में आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया है? आधुनिक बिहार लैब का शुभारंभ किया गया है गया में दोस्तों। कहाँ किया गया है? तो बिहार के गया जिले में किया गया है। और इसका उद्घाटन किया गया है नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी VVR सुब्रमण्यम के द्वारा। अच्छा दोस्तों, नीति आयोग का एग्जाम में फुल फॉर्म भी पूछ लेता है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति आयोग का फुल फॉर्म है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष दोस्तों। अब देखो दोस्तों, बिहार की राजधानी क्या है? तो पटना है। बिहार के गवर्नर हैं राजेंद्र विश्वनाथन आलेरकर। बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? नीतीश कुमार। बिहार में राज्यसभा सीट 16 है, जबकि लोकसभा सीट 40 है दोस्तों। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, गौतम बुद्ध वन्य जीव अभ्यारण्य, कैमूर वन्य जीव अभ्यारण्य, पंत वन्य जीव अभ्यारण्य, संजय गांधी वन्य जीव अभ्यारण्य, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? बिहार में। अच्छा दोस्तों, पटना का प्राचीन नाम है पाटलिपुत्र। तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? जरा ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। देखो, विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य कहाँ है? भागलपुर में। बिहार की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 345 किलोमीटर है, जबकि पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई जो है ये 483 किलोमीटर है। बिहार का मुख्य लोक नृत्य है जाट जटिन, कजरी, सोहर खिलौना, झुमेरी और झिझिया। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है पश्चिम चंपारण। और सबसे छोटा जिला बिहार का कौन सा है? शिवहर है। बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन है? जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को $200 मिलियन का ऋण दिया है? तो वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों किस देश को दिया है? श्रीलंका को दिया है। किसे दिया है? श्रीलंका को दिया है $200 मिलियन का ऋण दोस्तों। अब देखो दोस्तों, श्रीलंका की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धनपुरम कोट्टे। श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? अनुराग कुमारा दिसानायके। और प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो हरिणी अमरसूरिया जो हैं ये श्रीलंका की प्राइम मिनिस्टर हैं दोस्तों। अब अगला प्रश्न हमारा है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में होगा दोस्तों। कहाँ होगा? उत्तराखंड में। याद रखना दोस्तों, 37वां जो हुआ ये कहाँ हुआ? तो गोवा में। और 36वां जो हुआ था ये गुजरात में हुआ था। 36वें नंबर का हुआ गुजरात में, 37वें नंबर का हुआ गोवा में। और अब 38वें नंबर का जो राष्ट्रीय खेलों का प्रतियोगिता है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन जो होगा ये कहाँ होगा? तो उत्तराखंड में होगा दोस्तों। देखो, 28 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक इसका आयोजन होगा। और इसकी घोषणा की गई है इंडियन ओलंपिक संघ के द्वारा। अब इंडियन ओलंपिक संघ तो IOA अर्थात इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1927 में। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? तो PT ऊषा हैं इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अब देखो, उत्तराखंड में होगा
38वां राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता दोस्तों, तो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड के गवर्नर है गुरमीत सिंह। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन है? पुष्कर सिंह धामी। उत्तराखंड में राज्यसभा सीट 3 है और लोकसभा सीट 5 है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? तो उत्तराखंड में है। बिनसर वन्य जीव अभ्यारण्य, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य, सोना नदी वन्य जीव अभ्यारण्य, गोविंद पशु विहार वन्य जीव अभ्यारण्य, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर उत्तराखंड में है दोस्तों। अगला प्रश्न है, नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन बने हैं? नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक बने हैं मनीष तिवारी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए दोस्तों, मनीष तिवारी बने हैं नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक। दोस्तों और भी कई सारे कंपनियों के अध्यक्ष हैं जो कुछ दिनों के अंदर बदले गए थे, उसको भी एक बार रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि यह भी आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो दोस्तों, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन है? मनोज मित्तल। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय का विशेष सचिव किसे बनाया गया है? चंद्रशेखर कुमार को। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन बने? पी हरीश। आईसीसी के नए अध्यक्ष हैं जय शाह। जम्मू कश्मीर का डीजीपी बनाया गया है नलिन प्रभात को दोस्तों। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष हैं कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिर्देशक हैं कौन दोस्तों? तो दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन है? प्रीति सूदन। एसबीआई के चेयरमैन है चल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्टी। यूरोपीय परिषद के नए अध्यक्ष हैं एंटोनियो कोस्टा दोस्तों। नाटो के नए महासचिव कौन है? मार्क रूट। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन हैं? तो अतुल कुमार चौधरी। अर्थात दोस्तों टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन हैं? तो अतुल कुमार चौधरी हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन है? धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल अर्थात भारतीय संचार निगम लिमिटेड के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? रॉबर्ट जेरार्ड रवि। और बीएसएनएल दोस्तों, बीएसएनएल की स्थापना कब हुई थी ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। बीएसएनएल का हेडक्वार्टर जो है ये नई दिल्ली में है। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन हैं? तो समीर बंसल हैं पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन हैं? अशोक कुमार सिंह। एलएनटी के नए अध्यक्ष कौन है? तो आर शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों की सुरक्षा के समिति के प्रमुख कौन हैं? नजमी बजीरी। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन के नए सीएमडी कौन हैं? संतोष कुमार झा। असम राइफल के नए महानिर्देशक कौन हैं? तो विकास लखेरा हैं असम राइफल के नए महानिर्देशक। सशस्त्र सीमा बल के दोस्तों प्रमुख कौन हैं? तो अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के नए अध्यक्ष कौन हैं? मोहसिन नकवी। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन हैं? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? सदानंद बसंत दाते बने हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के अध्यक्ष कौन हैं दोस्तों? तो पीयूष आनंद हैं। देखो दोस्तों, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के हैं राजीव कुमार। सीबीएसई के अध्यक्ष हैं राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अध्यक्ष हैं नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर है सुमन कुमारी। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन हैं? तो नवनीत कुमार हैं प्रसार भारती के नए अध्यक्ष। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन हैं? हीरालाल समारिया दोस्तों। अच्छा, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन है? नीना सिंह। आईटीबीपी के महानिर्देशक हैं राहुल सरगोत्रा। और भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन बने हैं? तो साइमन मैक बने हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये था महत्वपूर्ण अध्यक्ष, सीईओ, चेयरमैन के बारे में मैंने बताया आपको। ये आपके प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में टाटा सन के चेयरमैन रतन टाटा का 86 साल की उम्र में निधन हुआ है। इन्हें कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? हाल ही में टाटा सन के चेयरमैन रतन टाटा का 86 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। इन्हें कब पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो 2008 में दोस्तों इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था।
मेरे प्यारे दोस्तों, अब देखो, रतन टाटा जी को पद्म भूषण पुरस्कार 2000 में दिया गया था, महाराष्ट्र विभूषण दिया गया 2006 में, पद्म विभूषण दिया गया 2008 में, असम वैभव पुरस्कार दिया गया 2021 में और महाराष्ट्र उद्योग रत्न पुरस्कार 2023 में इन्हें दिया गया था। रतन टाटा जी का जन्म 28 दिसंबर 1937 को बंबई में हुआ था दोस्तों। और इनके पिता का नाम क्या था? तो नवल टाटा दोस्तों। इनके पिता का नाम क्या था? नवल टाटा। माता का नाम क्या था? सोनी टाटा दोस्तों। इनकी मृत्यु कब हुई? तो 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में इनकी मृत्यु हो गई। रतन टाटा के द्वारा कुछ लिखी गई महत्वपूर्ण पुस्तक है, जैसे कि फ्रॉम स्टील टू सेलुलर। ये एक पुस्तक किसने लिखा है? तो रतन टाटा जी ने लिखा है। द विंड एंड विजडम ऑफ रतन टाटा, ये पुस्तक भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है। तो दोस्तों, एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि फ्रॉम स्टील टू सेलुलर पुस्तक के लेखक कौन है? रतन टाटा। द विट एंड विजडम ऑफ रतन टाटा दोस्तों लिखा गया है इन्हीं के द्वारा दोस्तों। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों यह बनता है कि इन्हें पद्म भूषण दिया गया 2000 में, महाराष्ट्र विभूषण दिया गया 2006 में, पद्म विभूषण दिया गया 2008 में, असम वैभव दिया गया 2021 में, महाराष्ट्र का उद्योग रत्न दिया गया 2023 में। मेरे प्यारे लाल एवं लालियों, तो दोस्तों हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किसने हमसफर नीति की शुरुआत की है? हमसफर नीति की शुरुआत की गई है सड़क और परिवहन मंत्री नितिन जयराम गडकरी के द्वारा, जिन्हें नितिन गडकरी के नाम से भी जानते हैं। ये जो हमसफर नीति है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? राजमार्ग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा में सुधार लाना और उन्हें वो हर सुविधा देना जो उन्हें सड़क पे जरूरत हो, राजमार्ग पे जरूरत हो दोस्तों। यही हमसफर नीति है जिसे नितिन जयराम गडकरी के द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैबिनेट में किस राज्य के लोथल में हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद को विकसित करने की मंजूरी दी है? हाल ही में कैबिनेट ने किस राज्य के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर को विकसित करने की मंजूरी दी है? तो गुजरात में है दोस्तों लोथल। और लोथल जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल भी है दोस्तों। तो सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान दोस्तों ये संबंधित जगह है लोथल। लोथल जो है ये किस रिवर के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि लोथल किस रिवर के किनारे है। अब देखो, गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। गुजरात के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत। गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? भूपेंद्र भाई पटेल। गुजरात में राज्यसभा सीट 11 है और लोकसभा सीट 26 है दोस्तों। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है। उकाई परियोजना ताप्ती नदी पर गुजरात में है और पनामा परियोजना पनामा नदी पर गुजरात में है दोस्तों। गिर राष्ट्रीय उद्यान, नल सरोवर अभ्यारण्य, पोरबंदर लेक वन्यजीव अभ्यारण्य, रतन महल वन्यजीव अभ्यारण्य, वंसदा राष्ट्रीय उद्यान, थोल झील वन्यजीव अभ्यारण्य और वाधवाना आर्द्रभूमि जो है ये कहाँ है? तो गुजरात में है दोस्तों। देखो, जंगली गधा अभ्यारण्य, मरीन राष्ट्रीय उद्यान, ब्लैक बक राष्ट्रीय उद्यान, खिजारिया पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में है और विश्वामित्री नदी परियोजना विश्वामित्री नदी पर गुजरात में है। भारत का बोस्टन अहमदाबाद को बोलते हैं गुजरात के, और भारत का मैनचेस्टर भी अहमदाबाद को ही बोलते हैं। अच्छा, अहमदाबाद दोस्तों कौन से रिवर के किनारे है? तो ये आप बता दो कमेंट बॉक्स में। अगला प्रश्न है, हाल ही में INS तलवार हाल ही में INS तलवार IBSAMAR दोस्तों, हाल ही में INS तलवार IBSAMAR नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने किस देश की साइमन टाउन में पहुंचा है? तो दक्षिण अफ्रीका के साइमन टाउन में पहुंचा है INS तलवार दोस्तों। क्यों पहुंचा है? तो IBSAMR नौसैनिक अभ्यास में हिस्सा लेने के लिए पहुंचा है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, तो दक्षिण अफ्रीका देखो, ये जो अभ्यास है IBSAMAR नौसैनिक अभ्यास, इसमें ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका और भारत संयुक्त रूप से अभ्यास कर रही है। और जो ये INS तलवार गया है तो इसके कप्तान कौन थे? तो जीतू जॉर्ज थे। अब साउथ कोरिया में गया है दोस्तों, साउथ अफ्रीका में गया, सॉरी दोस्तों, साउथ अफ्रीका में गया है। साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल क्या है? केप टाउन।
साउथ अफ्रीका की एग्जीक्यूटिव कैपिटल क्या है? तो प्रिटोरिया। और जुडिशियल कैपिटल क्या है? तो ब्लॉम फाउंटेन है साउथ अफ्रीका की। साउथ अफ्रीका की 3 कैपिटल है दोस्तों, एक है लेजिस्लेटिव, एक है आपका एग्जीक्यूटिव और दूसरा है जुडिशियल कैपिटल। तो ये तीनों कैपिटल मैंने आपको बता दिया। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? सिरिल रामाफोसा। और यहाँ की करेंसी है साउथ अफ्रीकन रैंड मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा, हाल ही में किस देश के पर्वतारोही नीमा रिंजी शेरपा तिब्बत की ऊंची सीसा पंगमा की चोटी पर चढ़ाई करने वाली, दोस्तों तिब्बत की ऊंची सीसा पंगमा की चोटी पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त की है? तो यह नेपाल के है नीमी रेंजी शेरपा, नीमा रिंजी शेरपा, जो तिब्बत की सबसे ऊंची चोटी सीसा पांगमा की चोटी पर चढ़ाई करने में सफलता प्राप्त किए हैं। और नेपाल के बारे में तो मैंने अभी तुरंत बताया था आपको। देखो दोस्तों, विश्व के 14 पर्वतों पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही बने हैं। और दोस्तों विश्व के 14 पर्वत हैं दोस्तों, वो 8000 मीटर के ऊंचे जितने भी पर्वत हैं वो सभी पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही दोस्तों यह बन गए हैं। अब देखो दोस्तों, वह 14 पर्वत का नाम जान लेते हैं। एवरेस्ट दोस्तों, एवरेस्ट किस देश में है? तो आपको पता ही है, नेपाल में है। ऊंचाई है 8848 मीटर मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। केटू की ऊंचाई कितनी है? 8611 मीटर। कंचनजंगा की ऊंचाई है 8586 मीटर। लोत्से पर्वत की ऊंचाई है 8516 मीटर मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। मकालू की ऊंचाई है 8463 मीटर। चो औ पर्वत की ऊंचाई है 8201 मीटर। धौलागिरी की ऊंचाई है 8167 मीटर। मानासुल पर्वत की ऊंचाई है 8163। नंगा पर्वत की ऊंचाई है 8125 मीटर दोस्तों। अन्नपूर्णा एक की ऊंचाई है 8091 मीटर। गणेश ब्रूम पर्वत की ऊंचाई है 8068 मीटर मेरे प्यारे लाल एवं लालियो। ब्रॉन्ड पिक की ऊंचाई है 8047 मीटर। ग्रेस ब्रूम पर्वत 2 की ऊंचाई है 8035 मीटर। और सीसा पंगामा जिस पर भी हाल ही में चढ़ाई किया इन्होंने, इसकी ऊंचाई है 8012 मीटर दोस्तों। ये सभी पर्वत पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा जो बने हैं वो कौन बने हैं मेरे प्यारे दोस्तों? तो नीमा रिंजी शेरपा बने हैं मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो हान कांग को दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। अब देखो दोस्तों, नोबेल पुरस्कार 2024, देखो नोबेल पुरस्कार 2024 में दोस्तों हम जरा जान लेते हैं कि रसायन के क्षेत्र में जो दिया गया है वो डेविड वेकर को दिया गया है, डेविड हसबिस को दिया गया है और जॉन एम जम्पर को दिया गया है मेरे प्यारे दोस्तों। देखो अब भौतिक के क्षेत्र में किसे दिया गया है? तो भौतिक के क्षेत्र में दिया गया जॉन जे हॉपफील्ड को दिया गया है और जेफरी ई हिंटन जो ब्रिटिश कनाडाई हैं इनको दिया गया है। और 23 का दिया गया है पियरे एगोस्टीन को। फेरस काउस्ट को दिया गया जो जर्मनी के हैं। एनी एल हुलियट को दिया गया है जो स्वीडन के दोस्तों हैं। इन्हें 2023 का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। देखो अब मेडिसिन के क्षेत्र में किनको दिया गया है? तो विक्टर एम्ब्रोस को दिया गया जो अमेरिका के हैं। गैरी रुबकोन को दिया गया, ये भी अमेरिका के हैं। और 23 वाला दोस्तों कैटालिन कारिक को दिया गया था और ड्रू विसमैन को दिया गया था। मेरे प्यारे दोस्तों देखो, 4 व्यक्ति ऐसे हैं जिनको 2 बार नोबेल पुरस्कार मिला है। एक है मैडम क्यूरी जिनको भौतिक के क्षेत्र में 1903 में मिला था और रसायन के क्षेत्र में 1911 में दिया गया था। लिनिंग पॉलिंग को हाइब्रिडाइज्ड कक्षीय सिद्धांत के लिए 1954 में रसायन में दिया गया था और नाभिकीय परीक्षण निषेध एक्टिविटी के लिए 1962 में शांति में दिया गया था। जॉन वर्डिन को ट्रांजिस्टर के आविष्कार के लिए भौतिक के क्षेत्र में 1956 में दिया गया था और अतिचालकता के सिद्धांत के लिए भौतिक में 1972 में दिया गया था। फ्रेडरिक सेंगर को इंसुलिन मॉलिक्यूल की संरचना के लिए 1958 में रसायन में दिया गया था और वायरस न्यूक्लियोटाइड के सेक्वेंसिंग में 1980 में रसायन में इनको नोबेल दिया गया था। सबसे कम उम्र के पुरुष जिन्हें 25 वर्ष में लॉरेंस व्रेंग को दिया गया था जो ऑस्ट्रेलिया के थे। सबसे कम उम्र में पुरुष में किसे दिया गया नोबेल पुरस्कार? तो याद रखना लॉरेंस व्रेंग को दिया गया है, ये ऑस्ट्रेलिया के थे और भौतिक के क्षेत्र में दिया गया। सबसे कम उम्र में महिला में किसे दिया गया है?
तो मलाला यूसुफजई को दिया गया, पाकिस्तान की थी, शांति के क्षेत्र में 17 वर्ष की अवस्था में। और सर्वाधिक उम्र में जॉन गुडनफ को दिया गया था 97 वर्ष की अवस्था में, केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2019 में। और रेड क्रॉस को शांति का नोबेल दिया गया है 3 बार, 1917 में, 1944 में और 1963 में, मेरे प्यारे लाल एवं लालियों। दोस्तों, कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में? छत्तीसगढ़ में है। मैडम क्यूरी को भौतिक में नोबेल कब दिया गया था? 1903 में। और डब्ल्यूएचओ ने किस देश को ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया है? तो भारत को घोषित किया है। अब देखो दोस्तों, रतन टाटा को पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया? बिहार के किस जिले में अत्याधुनिक बिहार लैब स्थापित किया गया है? और साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2024 किसे दिया गया है? तो इस तीनों प्रश्न का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे लाल एवं लालियों।